मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे ऑन्कोजीन्स। तो बेसिकली ये ऑन्कोजीन्स होते क्या है? ऑन्कोजीन्स बेसिकली एक इस तरह का जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर क्या है, कैंसर कॉजिंग एबिलिटीज़ आ जाती है। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। ऑन्को का बेसिक मीनिंग होता है कैंसर। ओके, तो ऑन्कोजीन्स आर दोज जीन्स विच कैन कॉज कैंसर आर नोन एज ऑन्कोजीन्स। और ये जो ऑन्को है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बल्क और मास। जब कोई चीज़ बल्क में बनने लग जाए तो ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या बोल देते हैं कि ये कैंसर फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब ये जो ऑन्कोजीन्स होते हैं बेसिकली ये होते क्या हैं, ये नॉर्मल जीन्स होते हैं जो कि कुछ म्यूटेशन के वजह से ये ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें कह देते हैं ऑन्कोजीन्स। अब ये जो ऑन्कोजीन जिसके अंदर बेसिकली जो डीएनए की सीक्वेंस है वो ऑल्टर हो गई है अपनी ओरिजिनल फॉर्म से, तो वो जो नॉर्मल फॉर्म होता है इन जीन्स का, उन जीन्स को हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो प्रोटो ऑन्कोजीन वह नॉर्मल जीन होता है जो कि ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशंस और बिकॉज ऑफ सम इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। और इसे हम इस तरीके समझ सकते हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन जब म्यूटेशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजीन में। और ऐसा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीन्स का काम क्या होता है, प्रोटीन्स को एनकोड करना। तो जो ऑन्कोजीन्स के द्वारा जो प्रोटीन एनकोड होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑन्को प्रोटीन। ओके, अब ये जो ऑन्कोजीन्स हैं जो कि प्रोटो ऑन्कोजीन से बने हैं, तो इसके लिए क्या हुआ होगा, प्रोटो ऑन्कोजीन्स का एक्टिवेशन हुआ होगा। ये प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हुए होंगे और ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हुए होंगे, जिसके वजह से यहाँ पर जो नॉर्मल जीन है उसका फंक्शन ऑल्टर हो जाता है। तो ये कैसे हुआ होगा, ज़रूर इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हुई होंगी। तो वो मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकती है, या तो ये हुआ हो कि प्रोटो ऑन्कोजीन में कोई म्यूटेशन हो गई हो उसकी रेगुलेटरी रीजन में, जिसके वजह से जो प्रोटीन बना उसका स्ट्रक्चर जो था वो चेंज हो गया, या फिर कुछ प्रोटीन्स इस तरीके से एक्सप्रेस हुए कि उनका अमाउंट जो था वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा बन गया, इंक्रीज़ हो गया अमाउंट, या फिर कोई क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन हो गई जिसके वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रांसलोकेशन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्या है, बेसिकली इट्स अ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर। तो इस तरह के क्रोमोसोम सेगमेंट जब मूव हो जाते हैं तब भी ऐसी कंडीशन इरेज हो जाती है जिसके कारण क्रोमोसोम एबनॉर्मली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम 18 पे एक ऑन्कोजीन देखा गया है दैट इज़ कॉल्ड एज BCL2। अब ये BCL2 देखा गया है कुछ लोगों में जिनमें लिक्वेमा हो जाता है। तो ये जीन जो है ये क्रोमोसोम 18 से टोटली मूव होके क्रोमोसोम 14 पे भी चला जाता है। ओके, तो इस प्रोटो ऑन्कोजीन के एक्टिवेट होने से क्या होता है, ऑन्कोजीन बन जाएगा। और बेसिकली होता क्या है इन ऑन्कोजीन से, इन ऑन्कोजीन के बनने से क्या होगा, जो भी ग्रोथ फैक्टर्स है उनका ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ग्रोथ फैक्टर्स आप सभी जानते हैं सिग्नल्स पास करते हैं आगे से आगे। अब जब ये ग्रोथ फैक्टर्स ओवर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे तो उसके वजह से सेल को क्या सिग्नल मिलेगा, जो सेल होगा उसको ये सिग्नल मिलेगा कि जो भी रेप्लिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं सेल की फ्लडिंग हो जाएगी विथ रेप्लिकेशन सिग्नल्स, और ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेशन बढ़ जाएगा। जबकि ज़रूरत नहीं है इतनी रेप्लिकेशन सिग्नल्स की, फिर भी रेप्लिकेशन सिग्नल मिलेगा तो रेप्लिकेशन सेल रेप्लिकेशन बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो भी इंटरमीडिएटरी पाथवेज हैं उनका स्टिमुलेशन अनकंट्रोल मैनर में हो जाएगा, जिसके वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं इनका लेवल सेल में बढ़ जाएगा, जिसके वजह से सेल ग्रोथ बढ़ जाएगी। एंड एज अ रिज़ल्ट इन सब एक्टिविटीज़ के वजह से क्या होगा, इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से लास्ट में क्या हो जाएगा, कैंसर। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल है RB जीन, जिसे हम रेटिनोब्लास्टोमा जीन भी बोलते हैं। ये जो रेटिनोब्लास्टोमा जीन है ये सबसे पहला फिनोटिपिक कैंसर सप्रेसर जीन है जो कि डिस्कवर किया गया था। और इस जीन के वजह से क्या होता है, रेटिनोब्लास्टोमा, आपको नाम से पता चल रहा है रेटिनोब्लास्टोमा,
यानी कि एक तरह का रेटिना का ट्यूमर होता है ये। और बेसिकली ये देखा गया है कि रेटिनोब्लास्टोमा जनरली यंग चिल्ड्रंस को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और एडल्ट्स में बहुत रेयरली पाया जाता है ये डिज़ीज़। बेसिकली होता क्या है, ये डिज़ीज़ जो होता है ये आरबी जीन के वजह से होता है। बेसिकली आरबी जीन जो होता है वो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। अब अगर ये ट्यूमर सप्रेसर जीन डिसफंक्शनल हो जाए तो ये क्या कॉज करता है, कैंसर कॉज कर देता है। क्योंकि इस आरबी जीन का काम सेल में क्या होता है, ये सेल की एक्सेसिव ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। ठीक है, किस तरीके से, ये जब तक कि सेल डिवीजन के लिए रेडी नहीं हो जाता ये सेल साइकिल को आगे बढ़ने ही नहीं देता, वहीं पर ही सेल साइकिल को रोक लेता है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कि सेल साइकिल को आगे बढ़ने से रोकता है जब तक कि आगे की स्टेज रेडी ना हो। तो अगर ऐसा जीन म्यूटेट हो जाएगा तो क्या होगा, ये रोक ही नहीं पाएगा सेल को आगे मूव करने के लिए। एज अ रिज़ल्ट देयर विल बी एक्सेसिव सेल डिवीजन और उसकी वजह से क्या होगा, कैंसर कॉज हो जाएगा। 60% केसेस में देखा गया है कि ये जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है ये स्पॉडिक होते हैं, यानी कि नॉन इनहेरिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा दो तरीके से हो सकता है, एक तो इनहेरिटेड और एक स्पॉरेडिक यानी कि नॉन इनहेरिटेड। इनहेरिटेड में क्या होता है, जो दो फंक्शनल कॉपी है क्रोमोसोम 13 की उसमें से एक कॉपी जो होगी वो म्यूटेटेड होती है जिसकी वजह से रेटिनोब्लास्टोमा हो जाता है। और स्पॉरेडिक रेटिनोब्लास्टोमा में क्या होता है कि नॉर्मल अलील्स ही होते हैं दोनों, लेकिन बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशन देयर इज़ वन कॉपी दैट इज़ गेट म्यूटेटेड एंड इसकी वजह से रेटिनोब्लास्टोमा कॉज हो जाता है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है P53 जीन। अब ये जो P53 जीन होता है बेसिकली ये क्रोमोसोम 1 की शॉर्ट आर्म पे सिचुएटेड होता है। इस P53 जीन को TP53 या ट्यूमर प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि ये भी एक तरह का ट्यूमर सप्रेसर जीन है। और ये देखा गया है ये क्या करता है, सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स की कोडिंग करता है। अगर हम इस P53 के नॉर्मल फंक्शनिंग की बात करें तो ये क्या करता है, डैमेज DNA को रिपेयर करता है एस फेस में एंटर होने के पहले, जिससे कि क्या करता है, जो भी सेल साइकिल है उसको G1 पे रोक देता है जब तक कि जो DNA डैमेज है वो रिपेयर ना हो। ठीक है, अगर वो डैमेज रिपेयर होगा तभी सेल साइकिल आगे मूव करेगी, अदरवाइज़ ये सेल साइकिल को G1 फेस पे ही अरेस्ट करके रख लेता है। और दूसरा, अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो डैमेज DNA नहीं रिपेयर हो पाता है तो ये इंड्यूस करवा देता है एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ, जिसके वजह से जो भी डैमेज DNA होता है वो डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है, अब अगर P53 काम नहीं करेगा तो क्या होगा उस कंडीशन में, उस कंडीशन में म्यूटेशन हो जाएंगी और ये कैंसर कॉज होगा। इसी वजह से P53 को गार्जियन ऑफ द जीनोम भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, रोकता है जो भी म्यूटेटेड सेल्स हैं उनके प्रोपोगेशन को। और ऐसा देखा गया है जहाँ भी सेल डैमेज होता है वहाँ पर P53 का जो लेवल होता है वो राइज हो जाता है जब तक कि वो डैमेज रिपेयर ना हो या फिर सेल एपोप्टोसिस ना हो। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से P53 के द्वारा कुछ दूसरे जीन्स भी कोड किए जाते हैं, P21, GADP45। ठीक है, और ये किस तरीके से CDK साइक्लिन्स और इन सबको रोकता है और एस फेस में एंटर नहीं होने देता, एम फेस में एंटर नहीं होने देता, या फिर अगर DNA डैमेज रिपेयर नहीं हो रहा है तो किस तरीके से ये एपोप्टोसिस कर देता है। एपोप्टोसिस के लिए कैस्पेस 9, APF1 जिन भी फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है ये उनसे बाइंड करके उस सेल की डेथ करवा देता है। ठीक है, अब P53 का अगर फंक्शन लॉस हो जाए, ये सब जितनी भी फंक्शनिंग अपन ने देखी है वो P53 की ना हो पाए, फॉर एग्जांपल कोई नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए या मिससेंस म्यूटेशन हो जाए, या फिर P53 का कॉम्प्लेक्स बन जाए म्यूटेंट P53 से, जिसकी वजह से क्या हो, नॉर्मल अलील की फंक्शनिंग रुक जाए या इनएक्टिवेट हो जाए, या फिर जो नॉर्मल P53 है वो वायरल ऑन्कोप्रोटीन से बाइंड कर ले। आप सभी जानते हैं कि कुछ वायरसेस भी होते हैं जिनके वजह से भी कैंसर होता है। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल ऑन्कोजीन जो मतलब जिसे हम प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं वही ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होगा तो ही कैंसर होता है। कुछ वायरसेस फॉर एग्जांपल रिट्रो वायरसेस ये भी होते हैं जो कि अपने जीनोम को इस तरीके से
होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी कैंसर होता है। तो मान लीजिए अगर इस तरीके से नॉर्मल P53 की वायरल ऑन्कोप्रोटीन से बाइंडिंग हो जाए तो उस कंडीशन में भी P53 का जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है और ये कैंसर कॉज हो जाता है। ओके, तो इन टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब डैमेज DNA हो और वहाँ पर P53 का रोल नहीं हो ठीक से तो किस तरीके से होगा। ये देखिए आप यहाँ पे, ये म्यूटेटेड सेल है। अगर P53 नॉर्मली वर्क कर रहा है तो या तो ये अपोप्टोसिस करवाएगा या म्यूटेशन को रिपेयर करेगा, और अगर ये डिफेक्टिव हो गया P53 तो क्या होगा उस कंडीशन में, उस कंडीशन में यहाँ पर ट्यूमर कॉज हो जाएगा। ठीक है, ट्यूमर यहाँ पे कॉज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हो आप कि कंक्लूजन की हम बात करें तो ये हमने कंक्लूड किया कि सेल साइकिल में ये ज़रूरी है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होने ही चाहिए। यही नहीं होना चाहिए सिर्फ कि सिर्फ हमारे पास ऐसे ही सेल्स हैं जो कि सेल को आगे से आगे ग्रो करे जा रहे हैं या डिवाइड कराए जा रहे हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का होना बहुत ज़रूरी है एक सही तरीके से सेल साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। अगर सेल साइकिल में डैमेज रिपेयर नहीं हो रहा है तो उसका अपोप्टोसिस हो जाए, और अगर इन ट्यूमर सप्रेसर जीन का इनएक्टिवेशन हो जाता है तो इट कॉजेज ट्यूमर। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑन्कोजीन्स। आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर यू कैन आस्क मी। थैंक यू।